So hello friends, this is your educator and your brother Harsh Srivastav and I am going to discuss some important questions of CUET Physics. Trust me, अगर आपने इसको फॉलो किया, आपने इसको देखा तो आपको बहुत हेल्प होगी आपके एग्जाम में। जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, अगर आपने इसको कर लिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आगे कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मैं इतने क्वेश्चन करा रहा हूँ, आज हम 10 क्वेश्चन ही करेंगे, लेकिन अगले क्लासेस में हम और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज 9.6 into 10 raised to power 7 कूलम पर केजी। ओके, व्हाट इज द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल? सो हमें मालूम है कि जो फॉर्मूला, सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है स्पेसिफिक चार्ज का? Q by m ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज यहाँ पे कितना दिया हुआ है, कितना दिया यहाँ पे प्रोटॉन का चार्ज? 9.6 into 10 raised to the power 7 कूलम पर केजी। ओके, ये दिया हुआ है। तो हम बेसिकली जानते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल जो होता है उसका चार्ज कितना होता है? उसका चार्ज होता है 2 times ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन 2 times ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना? 2 times ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। एंड मास कितना होता है अल्फा पार्टिकल का? मास कितना होता है अल्फा पार्टिकल का? वो होता है 4 times ऑफ प्रोटॉन, 4 times ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ये होता है अल्फा पार्टिकल चार्ज। तो बेसिकली अब हमें निकालना है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? Q by m ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये कितना हो जाएगा? इसका मास कितना, चार्ज कितना है? चार्ज 2 times ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन और 2 times ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन कर देते हैं। और कितना मास कितना है? 4 times ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो 4 times ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? Q by QP अपॉन MP। ये कितना है? ये दिया हुआ है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 2/4 into 9.6 into 10 raised to the power 7 कूलम पर केजी। ओके, 7 कूलम पर केजी ये दिया हुआ है। तो ये हमारा हाफ हो जाएगा, ये हमारा हाफ हो जाएगा। तो यहां से हाफ इंटू 9.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर 7। ठीक है, ये आया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 और ये 4.8 हो जाएगा। ठीक है, तो 4.8 कितना आ जाएगा? 4.8 इंटू 10 रेज टू दी पावर 7 कूलम पर केजी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा हमारा सही? ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। 2 चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस अपार्ट इन वैक्यूम। मतलब 2 चार्जेस हमारे पास दिए हुए हैं। कौन कौन से 2 चार्जेस? हम लोग सपोज लेट कर लेते हैं, ये चार्ज ए है, ये चार्ज बी है। दोनों कितने, ये कोई डिस्टेंस पे वैक्यूम में है, ये हमारे पास वैक्यूम है पूरा। और इसके बीच में इफ अ ग्लास इज प्लेस्ड बिटवीन देम, अगर हमने एक ग्लास प्लेस कर दिया इसके बीच में, ये हमारे पास ग्लास है। ठीक है, और सपोज कर लेते हैं ये इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो फोर्स होता है बिटवीन देम, फोर्स पूछा हुआ है हमारे पास जब ये ग्लास लगा आ जाएगा। अगर ये ग्लास जब नहीं रहा होता तब कितना फोर्स होता? तो तब कितना हमें पता है कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स कैसे निकालते हैं हम लोग? फॉर्मूला यूज करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो अगर मैं इसमें एक ग्लास स्लैब हमने रख दिया तो वहां पर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं प्रॉपर्टी की, अगर मैंने दो चार्जेस के बीच में अगर हमने कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह रख दिया तो उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये 1/k टाइम्स में मल्टीप्लाई एक तरह से कह सकते हैं हो जाएगा 1/k टाइम्स। ठीक है, केस या तो डिवाइड भी बोल सकते हैं। 1/k टाइम्स इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? फोर्स। अब ये पहला फोर्स है और दूसरा क्या? इसको F डैश मान लिया हमने। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आने के बाद, मतलब ग्लास स्लैब को रखने के बाद जो फोर्स होगा उसको F डैश हमने ले लिया। तो ये कितना बन जाएगा? ये पूरा का पूरा मिला के ये F बन जाएगा, ये पूरा मिला के F बन जाएगा। तो ये F बाई K हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं अगर मैं किसी भी क्वांटिटी को अगर हम किसी चीज से डिवाइड करते हैं तो ऑलरेडी डिक्रीज करता है। ठीक है, तो K से अगर इसको 1/k टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, K से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी डिक्रीज कर रहा है। तो आते हैं, चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या बोलता है। पहला ऑप्शन क्या कहता है? विल इंक्रीज।
इंक्रीज तो बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पे के से डिवाइड हो रहा है तो सीधे डिक्रीज ही करेगा, तो ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। फिर क्या बोला, विल डिक्रीज, ये ऑप्शन थोड़ा सही लग रहा है हमको, लेकिन और एक बार चेक कर लेते हैं और सारे ऑप्शंस को। विल रिमेन अनचेंज, अनचेंज तो नहीं रहेगा, डिक्रीज ही कर रहा है। और फिर क्या बोला, मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, सो मटेरियल तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन डिक्रीज तो होना ही होना है उसको, इंक्रीज वो नहीं कर सकता। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, अ चार्ज Q is placed at the midpoint of the line joining two equal charges Q, इक्वल चार्जेस Q। तो इसमें बोल क्या रहा है बेसिकली कि एक चार्ज Q, ये हमारे पास दो इक्वल चार्जेस हमने लिए, सपोज करते हैं हम लोग दो इक्वल चार्जेस को ले रहे हैं, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ठीक है, और इसके ये पॉइंट A पे भी Q चार्ज है और पॉइंट B पे भी हमारे पास Q चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, और इन दोनों में के बीच में मिड पॉइंट पे क्या है हमारे पास, स्मॉल q प्लेस्ड है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि माइनस क्यू ही यहाँ पे रहेगा, क्वेश्चन बताया नहीं है, क्वेश्चन बस क्यू लिखा है, लेकिन आपको माइनस क्यू लेके चलना पड़ेगा। क्यों माइनस क्यू लेके चलना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा क्यों माइनस क्यू लेके चलेंगे, क्योंकि इसका रीजन ये है, अगर आप प्लस क्यू ले लेते हैं, ठीक है, प्लस क्यू लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ सबसे पहले प्लस क्यू लेंगे तो ये यहाँ पर फोर्स लगाएगा, ठीक है, और ये प्लस क्यू तो ऑलरेडी यहाँ पे, तो ये भी यहाँ पे फोर्स लगाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम नहीं रह पाएगा, यहाँ पे तो डबल चार्ज, यहाँ पे तो दुगनी फोर्स आ जा रही है, तो ये इक्विलिब्रियम रह ही नहीं सकता। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि सबके ऊपर फोर्स जो है बराबर का लगे, ताकि वो डिस्प्लेस ना कर पाए। इसमें लिखा हुआ है ना, द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस विल बी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब कि तीनों के तीनों अपने जगह पर ही रहे, अपने स्थान पर ही रहे, वहां से वो डिस्प्लेस ना करे। तो हमें यहाँ माइनस क्यू ही लेना पड़ेगा ताकि ये अपनी जगह से डिस्प्लेस ना कर पाए। अगर प्लस क्यू लेंगे तब पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। और ये डिस्टेंस यहाँ, ये पॉइंट ओ ले लिया हमने, ये आर ले लिया, ये भी डिस्टेंस को हमने आर ले लिया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो है यहाँ से माइनस क्यू क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये यहाँ से फोर्स लगा रहा है इस पे, अगर क्यू पे देखते हैं तो ये इस साइड फोर्स लगा रहा है, फोर्स डायरेक्शन ये है, और प्लस क्यू क्या करेगा, ये इस साइड फोर्स लगा, तो मतलब ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन पे लग रही है, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, ठीक है। और ये दोनों फोर्स को अगर हम लोग लेते हैं ये और इसको, इन दोनों के बीच में, तो अगर इक्विलिब्रियम, इन दोनों के बीच का फोर्स को लेंगे और इसके बीच का फोर्स लेंगे, ए और ओ के बीच का फोर्स लेते हैं, ठीक है, ध्यान सुनिए, ए और ओ के बीच का फोर्स लेंगे और फिर उसके बाद ए और बी के बीच का फोर्स लेते हैं, तो दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम में है। तो फोर्स ऑन पॉइंट ओ एंड क्या है, क्यू एंड माइनस क्यू के बीच का जो फोर्स है वो इक्वल हो जाएगा फोर्स बिटवीन प्लस क्यू एंड दिस इक्वल चार्जेस प्लस क्यू, ठीक है। क्यू इक्वल होगा क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है तो दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स ऑन प्लस क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू फोर्स ऑन क्यू, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये इक्विलिब्रियम तो सबके ऊपर फोर्सेस जो है बराबर की ही लगेंगी, एग्जैक्टली समझ गए आप ना। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना, क्यू स्क्वायर इन दोनों के बीच का लग रहा है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2r का स्क्वायर, 2r क्यों हो जाएगा, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, तो दोनों का दोनों, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ, 2r ही हो जाएगा ना, यहाँ से पूरा यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर 2r का स्क्वायर, ओके। तो ये के से ये के कैंसिल और ये माइनस साइन यहाँ पे रहेगा, माइनस साइन भूलना पर पूरा गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये माइनस क्यू अपॉन में r का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू स्क्वायर, कैपिटल क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर ये 4r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये q है, तो इस q से ये एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस क्यू अपॉन r का स्क्वायर अपॉन प्लस क्यू अपॉन में 4r का स्क्वायर, ये r स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहाँ से स्मॉल q इज इक्वल टू q बाई 4 माइनस चार्ज आ जाएगा, क्यों माइनस चार्ज आएगा, ये यहाँ पे माइनस क्यू है इसलिए माइनस चार्ज आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या कह रहा है, ए बी
तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या कह रहा है? ABC is an equilateral triangle. ABC हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर एज शोन इन द फिगर। मतलब ये चार्ज और ये चार्ज तीनों के तीनों अलग अलग कॉर्नर्स पे प्लेस्ड है तीनों। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट सेंटर O मतलब सेंटर O पे हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है, सबसे पहले हम देखेंगे सारे चार्जेस हमारे पास इक्वल दिए हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है प्लस C से जो चार्ज है ये फोर्स लगाएगा इधर, ठीक है, ओके। और ये B से जो है ये फोर्स लगाएगा इधर, और ये जो A से है ये फोर्स लगाएगा इधर। तो अगर हम लोग इसको यहाँ बना के देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये फोर्स इधर लगेगा, ये फोर्स एक इधर लग जाएगा और एक फोर्स ये इधर लग जाएगा, ठीक है। ये A की जगह फोर्स ड्यू टू A चार्ज, फोर्स ड्यू टू B, ये फोर्स ड्यू टू क्या है C चार्ज है, और ये फोर्स ड्यू टू B चार्ज है, ठीक है। तो सब कितने डिग्री, ये तीनों के बीच का एंगल कितना है, ये एंगल ये एंगल ये एंगल कितना है, तीनों इक्वल है 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री तीनों इक्वल है। तो अब हम लोग ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के हिसाब से क्या हो जाएगा, तीनों का तीनों, ये तीनों का तीनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि तीनों का तीनों इक्वल है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको कोई भी ये चार्ज आता है, अगर यहाँ पे -q भी रहता, अगर ये -q भी रहता है यहाँ पर तीनों जगह पर, तब भी ये आंसर 0 ही आता है। मतलब अगर में चार्ज इक्वल है तो आंसर हमारा 0 आएगा। लेकिन कुछ कुछ बच्चे महान होते हैं जो कि करते क्या है, अगर चार्ज यहाँ 2q 4q 5q दे देगा तो भी वो लोग 0 मार के अटका जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है, पूरी गड़बड़ हो जाएगी, आपको नंबर 0 मिलेगा। जैसे वहां 0 बना हुआ है ना अंडे की तरह, वो भी 0 की तरह लग रहा है, वैसे ही आपको भी मिलेगा एग्जाम में। इसलिए वो बेवकूफी मत करिएगा, जब चार्ज इक्वल रहेगा तभी करिएगा। अगर ऐसे भी रहेगा -q और यहाँ पे +q, तब भी उस केस में भी नहीं होने वाला, उस केस में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अलग चीज लगेगा, अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। If a charge on a body is -1 नैनोकूलम, ठीक है, कोई बॉडी है इसमें चार्ज -1 नैनोकूलम है, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन अ बॉडी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है हमारे पास। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये -1 नैनोकूलम को हम लोग पहले इसको कूलम में चेंज कर देते हैं, ठीक है। कूलम में बचे -1 नैनोकूलम इज इक्वल्स टू -10⁻⁻⁹ कूलम, इतने होते हैं हमारे पास एक नैनोकूलम में चार्ज, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू N इंटू E होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। Q हमारे पास कितना दिया हुआ है, -10⁻⁻⁹, ठीक है, जो कि प्लस बन जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, N की वैल्यू हमें निकालनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है ना, और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है, ठीक है। तो ये n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10⁻⁻⁹ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 10⁻⁹ प्लस 19 हो जाएगा इंटू 1/1.6। सो यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻10 हो जाएगा इंटू 1/1.6। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, तो ये 10⁻11 हो जाएगा इंटू 1/1.6। तो ये यहाँ पे कितना बन जाएगा, n इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग, ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ दो, अगर मैं हम लोग यहाँ से 11 है तो इसमें से 2 जीरो अगर यहाँ से ले लेते हैं हम लोग तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻9 हो जाएगा, 10⁻9 हो जाएगा, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100/16 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100/16। इसको अगर वैल्यू निकाल दो तो ये आना चाहिए मेरे ख्याल से 6.25 इंटू 10⁻9। सो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑन द बॉडी इज 6.25 इंटू 10⁻9। ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द फिगर शोज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन करस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो यहाँ पे फिगर हमारे पास क्या दिखा रहा है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा रहा है। तो फिगर सजेस्ट क्या है, बता क्या आ रहा है हमारे पास। देखिए अगर इस फिगर को ध्यान से देखेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, 3, ये एक दूसरी ये तीसरी, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है, इधर भी क्या है 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इधर इधर इधर। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यहाँ पे। और हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी जहां ज्यादा रहती है, डेंसिटी जहां ज्यादा रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो प्रोपोर्शनल होता है इसके स्ट्रेंथ के। वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेंथ के। मतलब जहां ज्यादा डेंसिटी रहेगी वहां स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ईए पे, ईए जो है वो इक्वल हो जाएगा ईसी के, क्योंकि तीनों जगह पर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, 3 है, तो इसीलिए डेंसिटी दोनों के बराबर है, डिस्टेंस भी दोनों की इक्वल हो जाएगी। लेकिन सी वाला क्या होगा, एट पॉइंट बी पे क्या होगा, बी पे ऐसा नहीं होगा, बी जब भी होगा ये दोनों से कम होगा, मतलब इज लेस देन, सॉरी हाँ, इज लेस देन ईबी, इज ग्रेटर देन ईबी, मतलब ईए इज इक्वल टू ईसी इज ग्रेटर देन ईबी। तो ये आंसर कौन सा हमारे पास बता रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ वैल्यूज q and plus 2q and 2q are kept at a distance d apart from each other in air. A third charge q is to be kept along the same line in such a way that the net force q and plus 2q is 0. तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि हमारे पास 2 चार्जेस हैं। ठीक है, ये हमारे पास दिए हुए हैं 2 चार्जेस। कौन कौन चार्जेस, q and 2q, और दोनों कितने डिस्टेंस पे हैं, एट अ डिस्टेंस ऑफ d। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम थर्ड चार्ज प्लस q, इसमें क्या है, थर्ड चार्ज प्लस q यहाँ पर रख दिया गया है, इस टू बी केप्ट अलोंग द सेम लाइन इन सच अ वे दैट द नेट फोर्स इज 0। मतलब कि नेट फोर्स 0 रहेगा। ये F q इज इक्वल्स टू F q 2q, नेट चार्ज हमारे पास 0 रहेगा। ठीक है, नेट चार्ज हमारे पास 0 रहेगा, नेट चार्ज 0। ठीक है, तो मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, नेट चार्ज 0 है तो कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ चार्ज इन टर्म्स ऑफ d। तो अगर हम लोग इस ये यहाँ पे d माइनस एक्स हो जाएगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से F2 की यहाँ में हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास, फोर्स K Q अपॉन कितना है दोनों बीच में डिस्टेंस, x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू K Q 2Q अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, सो यहां से K कैंसिल आउट, कैपिटल Q कैंसिल आउट। ठीक है, स्मॉल q कैंसिल आउट, तो बच क्या रहा है हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन d माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये 2q है, यहाँ पे 2 भी बचेगा, सॉरी ये 2 भी यहाँ पे। ओके, सो ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो ये d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये इधर चला जाएगा 2x का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये 2x का स्क्वायर बचेगा। और अब हमने रूट ले लिया दोनों साइड, अगर हमने रूट ले लेते तो क्या बचेगा, d माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या कितना बचेगा, यहाँ पे x बच जाएगा। और यहाँ पे अब देखते हैं d माइनस एक्स इज इक्वल्स टू रूट 2x हो जाएगा, रूट 2x हो जाएगा। सो d माइनस एक्स इज इक्वल्स टू रूट 2x, सो d इज इक्वल्स टू रूट 2x प्लस x इज इक्वल्स टू x कॉमन ले लेंगे तो ये रूट 2 प्लस 1 बचेगा, यानी d इज इक्वल्स टू x ब्रैकेट के अंदर रूट 2 प्लस 1, ये d इज इक्वल्स टू x रूट 2 प्लस 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू d अपॉन में रूट 2 प्लस 1, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारे पास, अ होलो स्फीयर ऑफ चार्ज डज, अ होलो स्फीयर ऑफ चार्ज मतलब कोई होलो स्फीयर है हमारे पास जिसके पास कोई चार्ज होगा, डज नॉट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी
मतलब पूछ रहा है कि हॉलोस्फीयर पे कहाँ कहाँ वो प्रोड्यूस नहीं करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये हॉलोस्फीयर मतलब हम लोग एक चीज जानते हैं कि हॉलोस्फीयर जो होता है उस पे सारे चार्ज उसके सरफेस पे होते हैं, सारे के सारे चार्जेस उसके सरफेस पे होते हैं, सेंटर पे कुछ भी नहीं होता है। हॉलोस्फीयर में सेंटर पे कुछ नहीं होता है, सरफेस ना सेंटर पे होता है ना उसके बाहर होता है, कहीं नहीं होता है, बस सरफेस पे चार्ज होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे पॉइंट बियॉन्ड 2 मीटर, पॉइंट बियॉन्ड 2 मीटर आंसर हो नहीं सकता क्योंकि सरफेस पे चार्ज होता है। दूसरा क्या पॉइंट बियॉन्ड 10 मीटर, ये भी बिल्कुल गलत है, पहला और दूसरा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। और तीसरा क्या बोला इंटीरियर पॉइंट तो जीरो होता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इंटीरियर पॉइंट पे हमारे पास क्या होता है जीरो होता है। और डी का आउटर पॉइंट पे बिल्कुल नहीं होता है, यानी आंसर हमारे पास क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। और कहीं पे भी आपको डाउट समझ में आए, जैसे मैंने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा वहां पर। सो लाइक करिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।